हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी का ऑर्डर नंबर 33। तो सीपीसी का ऑर्डर नंबर 33 की हेडिंग है सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन वो होते हैं जो एक्चुअल में पॉपर बोलते हैं, जिन्हें पॉपर सूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में वो होते हैं हु आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग मनी। ठीक है, किस चीज का मनी? सूट्स करने का मनी। तो वो लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन डालते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके रूल्स में। इसमें टोटल 18 रूल्स हैं और मैंने उसे अलग अलग सेगमेंट में एक प्रोसीजर की तरह डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला आप एक बार ये डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, सूट होती है, फिर एप्लीकेशन डालते हैं, एक सूट डालते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वो लोग एप्लीकेशन डालते हैं। वो एप्लीकेशन क्या होती है, या तो रिजेक्ट होती है या तो एक्सेप्ट होती है। रिजेक्ट के बाद क्या है, एक फुल स्टॉप लग जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक्सेप्ट होती है। अब अगर एक्सेप्ट हो गई तो उसके आगे का प्रोसीजर चलेगा। तो एक्सेप्ट होने के बाद उसके आगे क्या, 3 प्रोसीजर है। ठीक है, रूल 6, रूल 7, रूल 8, ये हम कर लेंगे आगे। फिर इसके बाद उसके बाद क्या है, रूल 9 आता है। रूल 9 में क्या है, विड्रॉल है, और रूल 9A में क्या है, प्लीडर है। यहां तक एक हम लोग कर लेंगे। इसके बाद पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा है एक प्लीडर अपॉइंट हो जाता है। ठीक है, प्लीडर अपॉइंट हो जाता है रूल 9A में। तो उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट हो जाती है। फिर प्रोसीजर वेयर इंडिजेंट पर्सन फेल्स, हम लोग ये आगे कर लेंगे, बट अभी ये जो 3 पोर्शन है ये आपको समझना है। फिर इसके बाद एक्सेप्टेंस होती है। एक्सेप्टेंस होने के बाद जो है प्रोसीजर आगे क्या है, और रिजेक्शन हो जाता है तो फुल स्टॉप हो जाता है। तो अब लोग वहां तक करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, मैंने A, B और C लिखा हुआ है। ऊपर की लाइन में भी यही है, सूट, एप्लीकेशन और रिजेक्शन। तो सूट रूल नंबर 1 पे आता है, सूट्स। तो रूल नंबर 1 पे, सूट्स में भी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन। कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट? इंडिजेंट पर्सन इंस्टीट्यूट कर सकता है। यहाँ पे ये क्या, सूट, सूट बनाया हुआ है बाय इंडिजेंट पर्सन। ये क्या, गरीब गरीब के ऐसे कपड़े होते हैं ना, थोड़े फटे पुराने सिले उले, है ना, सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। ये क्या है, रूल 1A में। अब देखो, अगर एक इंडिजेंट पर्सन सूट कर रहा है तो उसके बाद क्या है, उस पर इंक्वायरी की जाएगी कि इंक्वायरी इनटू द मीन्स ऑफ इंडिजेंट पर्सन। मीन्स यानी कि उसके मीन्स वगैरह क्या क्या है, उसके पास घर है, जायदाद है, क्या है, प्रॉपर्टी है, वो सब उसके मीन्स चेक किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सूट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन। अब क्या है, अब इंडिजेंट पर्सन सूट करता है, फिर इसके बाद उसके मीन्स पे चेकिंग होगी। फिर इसके बाद वो इंडिजेंट पर्सन सूट तो कर देता है, अब सूट की जो कॉस्ट है वो तो वो दे नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाएगी, एप्लीकेशन डालेगा वो। ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा, रूल 2 में आ जाएगा। अब देखो एप्लीकेशन में क्या है, कोन बनाया हुआ है उल्टा, ये आइसक्रीम कोन देख लो, है ना। एप्लीकेशन, मान लो कोई आइसक्रीम खाते हुए एप्लीकेशन लिख रहा है, तो एप्लीकेशन में क्या होगा, रूल 2 में कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। रूल 3 में क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या है, प्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है, स्क्रीन पे। फिर रूल 4 पे क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये रूल 4 है, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन है, कि 200 में से 100 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो वही हो गया एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। A और B हो गया। फिर इसके बाद आता है C में क्या है, रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन में क्या आता है, रिजेक्शन आता है रूल 5 में ही एक तरह से आ जाता है कि अगर एप्लीकेशन हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, रिजेक्शन हो जाएगा। बट अगर रिजेक्शन नहीं हुआ है तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अब एक्सेप्टेंस पे आते हैं हम लोग। ओके, एक्सेप्टेंस वाला पोर्शन ये है कि ऑन एक्सेप्टेंस, ऑन एक्सेप्टेंस पे क्या है, इधर ट्रायंगल बनाया हुआ है ऑन एक्सेप्टेंस पे। तो सबसे पहले क्या है, ऑन एक्सेप्टेंस पे देखिए, रूल 6 है, रूल 7 और रूल 8 है। 6 पे क्या है, ई बना हुआ है, 7 पे क्या है, कान बने हुए हैं, 8 पे क्या है, टिक बना हुआ है। तो 6 क्या है, नोटिस ऑफ डे फॉर रिसीविंग एविडेंस। अब क्या है, नोटिस दिया जाएगा किस चीज के लिए, कि एविडेंस लेना है भैया, इसके लिए नोटिस दिया जाएगा। किसका एविडेंस लेना है, इंडिजेंसी का लेना है एविडेंस। फिर इसके बाद रूल 7 है, इसमें क्या है, कान बना हुआ, हेयरिंग, प्रोसीजर एट हेयरिंग। ठीक है, हेयरिंग में क्या है, प्रोसीजर एट हेयरिंग वो है। रूल नंबर 8 में क्या है, प्रोसीजर इफ एप्लीकेशन एडमिटेड। रूल 8 में है, प्रोसीजर है जहां पे एप्लीकेशन क्या है, एडमिट हो गई है। ठीक है, ये रूल 8 हो गया। फिर इसके बाद क्या है, रूल 9। रूल 9 में क्या है, विड्रॉल ऑफ परमिशन टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन। अब देखो क्या है यहाँ पे, रूल 6 से एविडेंस ले लिया, फिर इसके बाद एविडेंस लेने के बाद क्या होता है, हेयरिंग होती है, हेयरिंग हो गई इधर। फिर हेयरिंग के बाद क्या है, अब प्रोसीजर इफ एप्लीकेशन एडमिटेड। अब देखो एविडेंस भी अब देखो एप्लीकेशन ऑन एक्सेप्टेंस, उसकी एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस पे क्या एविडेंस दिया जाएगा, फिर उसके बाद सुना जाएगा। अब इसके बाद क्या, उसकी एप्लीकेशन जो है एडमिट कर ली गई है। यहाँ पे है फाइनल एडमिशन, यहाँ पे एक्सेप्टेंस था, यहाँ पे फाइनल एडमिशन। ठीक है, अब फाइनल एडमिशन हो जाता है, पर दूसरे इंसान को लगता है अरे यार चलो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, इंडिजेंट पर्सन अगर ये और छानबीन करेंगे तो मैं तो निकल, मेरा तो पागल बन जाएगा, मैं तो यार मैं तो इंडिजेंट पर्सन हूँ नहीं। ठीक है, तो ये विड्रॉल कर लेता है। अब दूसरी चीज, अब देखो अगर यहाँ पे एडमिशन हो गया है और फिर इसके बाद यहाँ पे आगे क्या होता है वो ये है, बट ये बीच का मान लो एक ब्लॉकेज है। ठीक है, इसको मान लो एक ब्लॉकेज,
ठीक है, अभी एग्जैक्टली इसको तुरंत रटने की या याद करने की कोशिश मत करना, एक बार पहले पूरा प्रोसीजर समझ लो। ठीक है, पहले क्या हो गया, सूट आया, एप्लीकेशन आई, उसको रिजेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट हो गई तो नो एविडेंस ले लिया, फिर सुन लिया, फिर इसके बाद अब एडमिट कर लो। अब एडमिट करने के बाद ये तो ब्लॉकेज हो गया, इसको हटा दो। अब एडमिट करने के बाद क्या, ठीक है, अब कोर्ट क्या करेगा, एक प्लीडर अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लीडर अपॉइंट हो गया, अब क्या है, सूट क्या तो सक्सेस हो गया या तो फेलियर हो गया या तो अबेट हो गया। ठीक है, सक्सेस हो गया, फेलियर हो गया या अबेट हो गया, उसमें क्या क्या होगा ये हमें पढ़ के पता चलेगा। फिर इसके बाद आता है रूल 12 और 13। ठीक है, रूल 12 और 13 में स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, किस लिए, अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। यहाँ कोर्ट फीस के लिए यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी डीम्ड पार्टी होगी, क्योंकि वो गरीब है तो खुद ब खुद पार्टी क्या बन जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पैसा कौन देगा कोर्ट का, स्टेट गवर्नमेंट देगी भैया, तुमको लोग वोट करते हैं, तुम अब गरीबों का सहारा बनोगे। तो ये क्या है, पार्टी पार्टी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूल नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया। अब बचे रूल 14 से 18 तक। अब हम आते हैं इधर। ठीक है, इधर हो गया क्या, रूल नंबर 14, 15 और 16, 15A। इसमें क्या, रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस। अब क्या इधर रिकवर होगा, इधर रिफ्यूजल होगा, रिफ्यूजल टू अलाउ एप्लीकेंट टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन। ठीक है, इधर क्या हो गया, अब हमें पता चल गया कि प्लीडर है, सक्सेस होगा, फेलियर होगा, स्टेट गवर्नमेंट। इधर क्या हो गया, ब्लॉकेज 2 आ गया। ठीक है, B2 यानी कि ब्लॉकेज 2 आ गया स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के बारे में बताने के लिए। फिर इधर क्या, रिकवरी ऑफ अमाउंट कर दो, या फिर बोल दो कि ठीक है यार रिफ्यूज कर दो, इधर किस चीज़ के लिए, स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन के लिए। ठीक है, मना ही कर दो, या फिर अब इतना हो गया। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बाद में इधर पता चल जा रहा है कि ठीक है यार वो इंडिजेंट पर्सन नहीं है तो कोर्ट फीस, या फिर यहाँ पे रिफ्यूजल दे दो। यहाँ पे जब मना कर दिया उसके बाद है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक तरह से मना हो गया तो रिफ्यूजल है ना। एक्चुअली ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था। रिफ्यूजल हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, रूल 15A में क्या है, ग्रांट ऑफ टाइम फॉर, अरे यार पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस है उसके लिए कुछ टाइम दे दिया। ठीक है, तो ये पहले हो गया। ठीक है, रिकवरी करने के लिए, फिर इसके बाद ये क्या हो गया, पेमेंट के लिए, है ना, टाइम दे दो। अब इसके बाद क्या क्या बचा, रूल 16, 17, 18, 15 तक हो गया। अब रूल 16 है, कॉस्ट टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन। अब देखो इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन है, अब उसकी भी तो कोई ना कोई कॉस्ट लगेगी, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डिफेंस एज एन इंडिजेंट पर्सन। क्या है, डिफेंस बाय एन इंडिजेंट पर्सन, कौन देगा डिफेंस, इंडिजेंट पर्सन। तो उसमें क्या होगा, अब 18 में पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ठीक है, फ्री लीगल एड ये भी एक तरह से ब्लॉकेज हो गया, B3। ठीक है, ये एक तरह से फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए हो गया। अब देखो इसे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके जो प्रोसीजर है बस उसकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग, एक बिग पिक्चर जरूरी है। तो अब हम आते हैं इसके प्रोविजंस पे। तो सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, अब इसमें आता है रूल 1। इसमें क्या है, सूट्स में बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन। अब क्या है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजन एनी सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन। अब इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन है कि किस चीज की, कि इंडिजेंट पर्सन कौन होता है। तो इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन्स। किस चीज की सफिशिएंट मीन्स, टू इनेबल हिम टू पे द फी। कौन सी फी, प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर द प्लेंट इन सच सूट। वो क्या है, प्लेंट है एक सूट में, ठीक है, एक सूट उसने डाला है, उसको क्या है, लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है एक फीस, उसको वो फीस देनी है, पर उसके पास वो फीस ही नहीं है, वो इंडिजेंट पर्सन हो गया। बी क्या है, बी क्या है, अगर वेयर नो सच फी प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई फी जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है, एंड इफ ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी वर्थ 1000, अगर उसके पास 1000 रुपए भी नहीं है ना, 1000 रुपए की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज को छोड़ के, यानी कि पर्सनल चीजें, पर्सनल स्टफ को छोड़ करके अगर उसके पास 1000 रुपए का पर्सनल स्टफ, फॉर एग्जांपल मंगलसूत्र हो गया, बर्तन हो गए, ये सब तो मिला जुला करके लोग 1000 रुपए का कर ही लेते हैं, पर इसको बेच करके थोड़ी तुम कोर्ट की फीस दे दोगे, है ना। तो वही बात है, ये हो गया एक्सप्लेनेशन 1 में कि उसके पास जो जो चीजें नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन 2 में एक तरह से क्या है ना, एक्सेप्शन आ गया कि क्या, कैसे वो इंडिजेंट पर्सन हो जाएगा, सॉरी नहीं होगा, है ना, इंडिजेंट पर्सन की कैटेगरी से कैसे निकाला जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल पहला तो यह है कि अगर उसने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है, कब, आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन अगर उसने डाली है मई में, ठीक है, मई में एप्लीकेशन डाली है, और फिर इसके बाद जून में उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसने सोचा मैं इंडिजेंट पर्सन की तरह जो है मैंने एप्लीकेशन तो डाल ही दी है, तो क्या फर्क पड़ता है। पर इसके बाद उसने प्रॉपर्टी ले ली है जून में, और इसके बाद जुलाई में क्या है, केस सेटल हुआ है,
तो यही हो जाएगा कि आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के प्रेजेंटेशन के बाद, ठीक है, इंडिजेंट पर्सन वाली, एंड बिफोर डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन का जो डिसीजन आया है उससे पहले, शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, जो भी प्रॉपर्टी वो लेगा वो अकाउंट में ली जाएगी, ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए। अब एक्सप्लेनेशन 3 है, वेयर द प्लेंटिफ स्यूज इन अब देखो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर वो स्यू करता है तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वाली प्रॉपर्टी जो है पॉजेस्ड बाय हिम वो कंसिडरेशन में ली जाएगी, रेफरेंस टू द मीन्स पॉजेस्ड बाय हिम इन सच कैपेसिटी, ठीक है। तो कौन सी कैपेसिटी? रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में हम ऑर्डर 1 रूल 8 में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा एक बार। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट उस पर। अच्छा ये याद रखिएगा इसको प्रॉपर सूट्स भी बोलते हैं, है ना, मैंने पहले भी बताया है। देन इसके बाद आता है 1A, रूल 1A। रूल 1A बोलता है इंक्वायरी इनटू द मीन्स ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन। अब क्या है, एक इंडिजेंट पर्सन है, उसके मीन्स की इंक्वायरी के लिए, ठीक है। तो इंक्वायरी क्या? इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन वेदर और नॉट अ पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन शैल बी मेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय द चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर। आपको रूल 1A में बस इतना याद रखना है, CMO, ठीक है। कौन है? चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स एंड द कोर्ट में अडॉप्ट द रिपोर्ट ऑफ सच ऑफिसर एज इट्स ओन फाइंडिंग और मे इटसेल्फ मेक एन इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन। क्या है? चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर है, या फिर कोर्ट क्या करेगा, किसी और को डायरेक्ट करेगा या फिर खुद इंक्वायरी कर लेगा, है ना। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग रूल 2 में, कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। अब देखो रूल 1 और रूल 1A हमने सूट्स के बारे में पढ़ा था, रूल 2, 3 और 4 हमने एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखी जाएगी तो आप सोचोगे ना, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, ये क्या है? ये सबसे पहले आप लिखते हो, और ये क्या है? ये कंटेंट है, ये तो तुम लिख लोगे। अब उसके आगे बीच में क्या लिखना है? वो भी कंटेंट है, ये पूरा क्या है? कंटेंट है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अपना कंटेंट तैयार रखो, है ना। तो उसमें क्या है, कंटेंट्स क्या होंगे? पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। कंटेंट्स क्या करेंगे? पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड किस चीज के लिए? इन रिगार्ड टू प्लेन्स एंड सूट्स, अ शेड्यूल ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले तो सारे पर्टिकुलर्स, फिर इसके बाद मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्केड्यूल्स विद द एस्टिमेटेड वैल्यू, उसमें वो उसके पैसे भी बताएंगे। शैल बी एनेक्स्ड, ठीक है, एंड इट शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड। सिग्नेचर वेरिफिकेशन कौन सी? देखो अब तुम एक पेपर लो और पेपर में लिखो कि हम गरीब हैं, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी चमन्नी भर की भी नहीं है, अब उसको साइन कर दो और वेरीफाई करवा दो, बस, ठीक है, और कुछ नहीं करवाना है। अब इसके बाद क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब कंटेंट लिख लिया, अब तुम जा रहे हो, भैया देखो हमारी एप्लीकेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन शैल बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट बाय द एप्लीकेंट, ठीक है, इन पर्सन अनलेस ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग। खुद करेगा वो, ठीक है। अब मान लो तुम कोई फॉर्म, कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तुमने बोल दिया पापा जो एडमिशन करा लो, खुद नहीं जाओगे, ऐसा थोड़ी होगा, तुम्हें खुद भी जाना पड़ेगा इन पर्सन, अनलेस ही इज एग्जेम्प्टेड। अब तुम बोलोगे कि अरे यार हमारी तो तबीयत खराब है, या कुछ ऐसी चीजें मिसहैप हो जाते हैं, है ना, उनकी वजह से आप नहीं जा पाते, बट वैसे जाना है, अनलेस एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तब क्या होगा? मे बी प्रेजेंटेड बाय एन ऑथराइज एजेंट हु कैन आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चंस। जो आपके बारे में जानता होगा वो एज एन एजेंट जाएगा, एंड हु मे बी एग्जामाइंड इन द सेम मैनर। अब देखो पहले तो आपका एग्जामिनेशन होता है, बट अब इधर उस इंसान का एग्जामिनेशन हो रहा है जिसे आपने बोला। मेरे एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फादर को भेजा एडमिशन के लिए, तो उनका एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। एज द पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय हिम माइट हैव बीन एग्जामिन्ड हैड सच पार्टी अटेंडेड इन पर्सन। अब क्या? प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन, एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, इट शैल बी सफिशिएंट इफ द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द प्लेंटिफ्स, ठीक है। सफिशिएंट होगा कि एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द प्लेंटिफ्स, है ना। जब ज्यादा प्लेंटिफ है तो जरूरी थोड़ी है तुम सबको वहां पे बैठ करके जमघट लगानी जरूरी है ना। अब नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट। ये क्या है? लास्ट पार्ट है एप्लीकेशन का, एग्जामिनेशन होगा एप्लीकेंट का। अब देखो तुम पहुंच गए, या तो तुम पहुंचे ऊपर वाले में, या तो तुम्हारे पापा पहुंचे हैं, तो वही एप्लीकेंट हो गया, अब उसी का एग्जामिनेशन होगा। वेयर द एप्लीकेशन इज इन प्रॉपर फॉर्म एंड ड्यूली प्रेजेंटेड द कोर्ट में इफ इट थिंग्स फिट एग्जामिन, ठीक है। कोर्ट को अगर ये सही लगता है तो क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे एप्लीकेंट को या फिर उसके एजेंट को, व्हेन द एप्लीकेंट इज अलाउड टू अपीयर बाय एजेंट रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द क्लेम। सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि मेरिट्स होने चाहिए क्लेम में, बस, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी भी होती है एप्लीकेंट की, ठीक है। तो क्या है? एग्जामिनेशन किस चीज का होगा? कि मेरिट्स हो गए उसके क्लेम के, प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट। इसके बाद ये इफ प्रेजेंटेड बाय एजेंट कोर्ट में ऑर्डर एप्लीकेंट टू बी एग्जामिन्ड बाय कमीशन। अब क्या है कि अगर तुम्हारा कोई एजेंट आया तो कमीशन बैठा दी जाएगी। कमीशन कब होती है? जब आप खुद जो है इंक्वायरी वगैरह करने नहीं जा सकते हो तो आप कमीशन बैठा देते हो, ठीक है। तो इसको और डिटेल में आप समझने के लिए कमीशन वाला जो है ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद है जो एक अकेला है, एकला चलो वाला हमारा जो ये रूल है,
वो है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एप्लीकेशन का रिजेक्शन हो रहा है। क्यों रिजेक्शन हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, पर इसमें शॉर्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, फ्रेम नहीं है जैसे रूल 3 रूल 2 में बताया गया है। ठीक है, या फिर वो इंसान इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है। ठीक है, वेयर ही हैज विद इन 2 months नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब देखो 2 महीने के अंदर, ये याद रखना 2 महीने जरूरी, 2 महीने के अंदर उसने कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज की है, फ्रॉडुलेंटली किया है ना। ठीक, फिर इसके बाद एलिगेशंस जो हैं कॉज ऑफ एक्शन नहीं शो करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है किसी एग्रीमेंट में आया है with reference to the subject matter of the proposed suit under which any other person has obtained an interest in sub subject matter। किसी और इंसान ने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया है। नेक्स्ट है where the allegations made by the applicant in the application show that the suit would be barred by any law for the time being in force। ठीक है, सूट क्या है वो बार्ड हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट है वेयर एनी अदर पर्सन हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम टू फाइनेंस द लिटिगेशन। अब किसी और ने बोल दिया है कि चलो हम तुम्हारा पैसा दे देंगे। इसको जल्दी जल्दी करते हैं। जल्दी जल्दी क्या है कि तुमने अकॉर्डिंगली फ्रेम नहीं किया है, फिर तुम अरे तुम तो इंटेलिजेंट पर्सन ही नहीं हो, अरे तुमने 2 महीने में प्रॉपर्टी सेल कर दी है। फिर इसके बाद तुम्हारा तो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, जाओ जाओ यहाँ से। फिर इसके बाद फिर किसी और ने जो है इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया है उस प्रपोज सूट में, या फिर सूट जो है वो बार्ड बाय लॉ है। ठीक है, या फिर है कि कोई और बोल रहा है चलो हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। ये जनरल ऐसी चीजें हैं, या तो उस पर कोर्ट बोल सकता है कि ठीक है तुम नहीं कर सकते हो, या फिर बोल सकता है कि यार तुम्हारा तो कोई मतलब सूट की कोई वैलिडिटी नहीं है, या फिर तीसरा इंसान मान जाए कि हम पैसे दे देंगे। इन शॉर्ट यही है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट उस पे। इसमें क्या है, अब मान लो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो क्या है, एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, किस चीज की एप्लीकेशन, कि आपने जो इंडिजेंट पर्सन वाली एप्लीकेशन दी है वो वाली एप्लीकेशन। रूल नंबर 6, 7, 8 और 9 जो है वो एक ही पेज में हमने किया था। रूल नंबर 6 क्या है, नोटिस ऑफ डे फॉर रिसीविंग एविडेंस ऑफ एप्लीकेंट्स इंडिजेंसी। ठीक है, नोटिस क्या है, एविडेंस रिसीव करने के लिए। ठीक है, अब इसमें नोटिस और एविडेंस ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंटली हैं कि इसको याद करना है। अब इसमें क्या है, देखो कोर्ट को क्या है, कोई रीजन नहीं है रिजेक्ट करने का एप्लीकेशन। ऊपर क्या रिजेक्शन हो गया, ऊपर इसमें क्या है रिजेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक डे फिक्स करेंगे। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, ताकि वो लोग क्या करें, एविडेंस ले सकें। ठीक है, अब इसमें क्या, ऑफ विच एटलीस्ट 10 days क्लियर नोटिस। कितना, 10 days क्लियर नोटिस शैल बी गिवन टू द ऑपोजिट पार्टी एंड द गवर्नमेंट प्लीडर। ठीक है, 10 दिन का नोटिस देंगे ऑपोजिट्स को फॉर रिसीविंग सच एविडेंस एज द एप्लीकेशन में एड्यूस इन प्रूफ ऑफ इज इंडिजेंसी। किस चीज का प्रूफ है उसमें, इंडिजेंसी का प्रूफ है। एंड फॉर हेयरिंग एनी एविडेंस विच मे बी एड्यूस्ड इन डिसप्रूव देयर ऑफ। सुनने के लिए कोई ऐसा एविडेंस जो क्या करे उस चीज को डिसप्रूव कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन है इसका, प्रोसीजर एट हेयरिंग। क्या है, सुनने में प्रोसीजर उसका। ऑन द डे सो फिक्स्ड और एज सून देयर फॉर एज मे बी कन्वीनियंट द कोर्ट शैल। अब क्या करेंगे, अब पहले तो क्या है कि अब इधर एविडेंस आ गई, अब इधर क्या है एग्जामिनेशन। वो क्या करेंगे, एग्जामिन द विटनेस प्रोड्यूस्ड बाय ईदर पार्टी एंड मे एग्जामिन द एप्लीकेंट और इज एजेंट। विटनेस एग्जामिन करेंगे, एप्लीकेंट एजेंट को एग्जामिन करेंगे। ठीक है, उनके एविडेंसेस के अकॉर्डिंग। अब दूसरा क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस अंडर रूल 1 शैल बी कन्फर्म टू द मैटर स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी, सी, ई ऑफ रूल 5। ठीक है, बी, सी और ई किस बारे में बात करते हैं, बी तो बात करता है कि ठीक है तुम इंडिजेंट पर्सन ही नहीं हो, सी बात करता है तुमने 2 महीने में प्रॉपर्टी डिस्पोज की है, और ई बात करता है कि इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट मैटर पे किसी और के पास है, किसी और ने ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, ऑल्सो बट द एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट और इज एजेंट मे रिलेट टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन रूल 5। ठीक है, इसमें क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट और इज एजेंट क्या कर सकते हैं, रिलेट टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन रूल 5। द कोर्ट शैल ऑल्सो हेयर एनी आर्ग्यूमेंट। कोर्ट क्या करेगा, कोई आर्ग्यूमेंट सुनेगा विच द पार्टीज में डिजायर टू ऑफर ऑन द क्वेश्चन वेदर ऑन द फेस ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑफ द एविडेंस टेकन बाय द कोर्ट द एप्लीकेंट इज और इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोहिबिशन स्पेसिफाइड इन रूल 5। अब इसमें सिंपली ये क्या किया गया, अब पहला तो रूल 6 में बोला गया कि नोटिस दे दो उनको और 10 दिन का नोटिस तो दे ही दो कि ठीक है हम एविडेंसेस वगैरह लेंगे। इधर क्या है, हेयरिंग चल रही है। हेयरिंग में क्या है, दोनों पार्टीज, अब देखो कोर्ट क्या करेगा, विटनेस वगैरह एग्जामिन कर लेगा। अब देखो पैसे की बात है तो बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन वगैरह होगा। ठीक है, एप्लीकेंट, अब देखो इधर क्या लीगल एड वाली भी बात आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको क्या एग्जामिनेशन वगैरह काफी कुछ करना जरूरी है। फिर इसके बाद रूल 5 भी इधर आ जाता है इसमें। फिर इसके बाद इधर आर्ग्यूमेंट वगैरह भी सुने जा सकते हैं। तो इतनी चीजें क्या है, रूल 6 में तो पता ही है एविडेंसेस वगैरह लिए जा रहे हैं। 7 में क्या सुनवाई वगैरह हो रही है ना, हियरिंग के लिए।
इसके बाद क्या है, द कोर्ट शैल ईदर अलाउ और रिफ्यूज टू अलाउ एप्लीकेंट टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन। अब क्या है, ऊपर क्या है, एप्लीकेशन तो आ गई, रूल 6 और 7 में क्या है कि अब वो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे या फिर डिसअलाउ करेंगे, कैसे, सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। पहला तो उन्होंने बस एप्लीकेशन देखा, दूसरा कि उसका शक्ल देखी, शक्ल सूरत सीरत वगैरह बाद में देखी, है ना। फिर इसके बाद आता है रूल 8, प्रोसीजर इफ एप्लीकेशन एडमिटेड। अब क्या है, आगे बता रहा है कि प्रोसीजर क्या होगा जब एप्लीकेशन जो है एडमिट हो जाएगी रूल 8 पे। तो इसमें क्या है, वेयर द एप्लीकेशन इज ग्रांटेड हो गई है तो उसको क्या कर लिया जाएगा, उसकी नंबरिंग हो जाएगी, रजिस्टर कर लिया जाएगा, एंड देन प्रोसीड इन ऑल अदर रिस्पेक्ट एज अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन द ऑर्डिनरी मैनर। ठीक है, ऑर्डिनरी मैनर की तरह वो सूट चलेगा। एक्सेप्शन क्या है, दैट द प्लेंटिफ शेल नॉट बी लाइबल टू पे एनी कोर्ट फी। बस ये एक्सेप्शन है कि वो क्या है, कोर्ट फी नहीं देगा। अब इसके बाद आ जाते हैं रूल 9। रूल 9 क्या है, इधर रूल 9 जो है वो थोड़ा सा अकेला चल रहा है क्योंकि उसको विड्रॉल के बारे में है ना। क्या विड्रॉल करना है, विड्रॉल ऑफ परमिशन टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन। इसमें क्या है, कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट और ऑफ गवर्नमेंट प्लीडर। अब इधर क्या है, कौन बोलेगा कि पैसे इसको देने चाहिए, तो कौन बोलेगा, डिफेंडेंट बोलेगा, और कौन बोलेगा, गवर्नमेंट प्लीडर, क्योंकि सरकारी पैसा जा रहा है। ऑफ विच 7 days क्लियर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन गिवन टू द प्लेंटिफ। ठीक है, ऑर्डर दैट अ परमिशन ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू स्यू एन एज इंडिविजुअल पर्सन बी विड्रॉन। 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्लेंटिफ को, मे भी क्योंकि वो अपना साइड रखे, और क्या कर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि अब देखो ये विड्रॉ किया जाता है। प्लेंटिफ थोड़ी विड्रॉ करेगा, सामने वाली पार्टी बोलेगी। क्यों, पहला तो क्या है, उसने क्या है, धोखा दिया है। क्या, इफ ही इज गिल्टी ऑफ फिक्सिशियस और इम्प्रॉपर कंडक्ट इन द कोर्स ऑफ द सूट। अच्छा, उसके कंडक्ट से रिलेटेड है। देन इसके बाद है, इफ इट अपियर्स दैट हिज मीन्स आर सच दैट ही ऑट नॉट टू कंटिन्यू टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। अगर देख करके लगता है कि ही ऑट नॉट टू कंटिन्यू। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इफ ही हैज एंटर्ड इनटू, अब वही है, इसको कोई एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट अंडर विच एनी अदर पर्सन हैज ऑब्टेन एन इंटरेस्ट। किसी और इंसान ने क्या है, इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया है। अब क्या है, किसी और इंसान ने इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया है, या फिर उसका कंडक्ट सही नहीं है, या फिर ये अपीयर होता है कि डू नॉट कंटिन्यू टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। ठीक है, उसके मीन्स है सेम, हिज मीन्स आर सच दैट। तो क्या है, इसका पैसा चेक किया जाएगा। ठीक है, ये इसका धोखा चेक किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टू अदर। ठीक है, बस इसको शॉर्ट में एक बार देख लेना, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल 9A। ठीक है, अब रूल 9A में क्या है, कोर्ट टू असाइन अ प्लीडर टू एन अंडर अनरिप्रेजेंटेड इंडिजेंट पर्सन। अब देखो वो गरीब इंसान है, वो वकील भी नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, असाइन करेगा। अब इसमें क्या है, वेयर अ पर्सन हु इज परमिटेड टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर। उसको क्या है, एक प्लीडर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सो रिक्वायर असाइन अ प्लीडर टू हिम। वो क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। ये तो हमने देख लिया। फिर इसके बाद क्या है, द हाई कोर्ट वे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर। अब क्या है, इधर हाई कोर्ट जो है वो रूल्स बनाएगा इन सब चीजों के लिए। क्यों, ताकि कुछ आर्बिट्रेरी एक्शन ना हो। ठीक है, तो क्या बोलेगा, द मोड ऑफ सिलेक्टिंग प्लीडर्स टू बी असाइंड अंडर सब रूल 1। ठीक है, मोड बता देगा। दूसरा क्या है, फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड। क्या है, उनको फैसिलिटीज कौन सी प्रोवाइडेड है, या फिर एनी अदर मैटर। एनी अदर मैटर क्यों जरूरी है, कि यार मिसलेनियस चीजें हो सकती हैं कोई भी जो किसी को नहीं पता है ना, तो उससे रिलेटेड। और मोड ऑफ फैसिलिटीज तो बहुत जरूरी है, अगर अच्छा प्लीडर नहीं अपॉइंट करोगे तो पता नहीं वो जस्टिस दे पाए या ना दे पाए, है ना, एंड दैट विल बी अ फेलियर ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रूल 10, रूल 11, रूल, काफी सारे रूल्स हैं वैसे तो। अब रूल 10 करते हैं। रूल, अब देखो विड्रॉल हो गया है, अब 9A में क्या है, प्लीडर आ गए हैं, तो रूल 10, रूल 11 और रूल 11A ये हमने साथ में करना है। इसमें क्या है, कॉस्ट वेयर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड्स। अब क्या है, इंडिजेंट पर्सन जब जीत जाता है तो क्या होगा, इसमें क्या है, वेयर द प्लेंटिफ सक्सीड्स इन द सूट द कोर्ट शुड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस। कोर्ट फीस को अमाउंट करेंगी और वो कौन रिकवरेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रोसीजर वेयर इंडिजेंट पर्सन फेल्स। अब इंडिजेंट पर्सन फेल हो जाता है तो क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फी। ठीक है, कोर्ट फी, पोस्टल चार्जेस, ठीक है, ये सब चीजें। फिर इसके बाद बिकॉज द प्लेंटिफ डज नॉट अपियर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। अब क्या, प्लेंटिफ जो है वो अगर नहीं आता है, नॉट अपीयर। ठीक है, तो क्या होगा, द कोर्ट शैल ऑर्डर द प्लेंटिफ और एनी पर्सन एडेड एज अ को प्लेंटिफ टू द सूट टू पे द कोर्ट फीस। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा प्लेंटिफ को या फिर किसी और इंसान को जो उसमें एडेड है कि क्या करें, कोर्ट फीस पे करें, विच वुड हैव बीन पेड बाय द प्लेंटिफ इफ ही हैड बीन परमिटेड टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन। ठीक है,
वो कोर्ट फीस पे करनी है। इन्हें अल्टीमेटली क्या है, कोर्ट फीस पे करनी है, बस इतना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 11A। रूल 11A बोलता है प्रोसीजर वेयर एन इंडिजेंट पर्सन सूट्स अबेट्स। अब क्या है, सूट अगर अबेट हो जाता है तो वेयर द सूट अबेट्स बाय रीजन ऑफ डेथ, क्या है, डेथ हो जाती है, और एनी पर्सन एडेड एज अ को प्लेंटिफ ऐड हो जाता है, द कोर्ट शैल ऑर्डर दैट द अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस का जो अमाउंट है विच शुड हैव बीन पेड बाय द प्लेंटिफ, जो क्या है प्लेंटिफ ऑलरेडी पे कर चुका होगा, इफ ही हैड नॉट बीन परमिटेड टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन शैल बी रिकवरेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द डिसीज प्लेंटिफ। अब अगर कोई मर चुका है तो क्या है, वो इट इज रिकवरेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द डिसीज। क्यों? क्योंकि वो इंडिजेंट पर्सन की तरह जो है वो नहीं कर पाया, ठीक है, फेलियर वाले में ही है ये, है ना, बिकॉज ही टर्न्ड आउट टू बी अ नॉन इंडिजेंट पर्सन, ठीक है, वो गरीब नहीं निकला, वो तो पैसे वाला निकला, उसके पास स्टेट भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर पे कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वापस रिकवर कर लेगी। देन इसके बाद आता है रूल 12 और 13, वो स्टेट गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है ना। इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वो चाह रही कि मैंने जो पैसा दे दिया अब मुझे वापस करो, तो क्यों, द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव द राइट, इनके पास क्या राइट है, एनी टाइम टू अप्लाई टू द कोर्ट टू मेक एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस अंडर रूल 10, रूल 11 और रूल 11A। रूल 10 में, रूल 11 में, रूल 11A में एक्सेप्टेंस रिजेक्शन कहीं भी वो कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, स्टेट गवर्नमेंट टू बी डीम्ड अ पार्टी। अब क्या है, all matters arising between the state government and any party to the suit under Rule 10, 11A or Rule 12 shall be deemed to be questions arising between the parties to the suit within the meaning of Section 47। ठीक है, ये क्या है, questions arising between these parties। क्यों, state government is deemed a party, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो 11 and 12 और 13 बस इतना याद रखना कि ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, नथिंग एज सच इज इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं रूल 13, 14, 15 में, ठीक है, रूल 13 और हाँ 13 तो हो चुका, अब रूल आता है रूल 14, 15 और 15 ये हमने क्या है एक ही पेज पे किया था। रूल 14 में है रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस, ठीक है। अब क्या है, वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर रूल 10, क्या एक्सेप्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई, फिर इसके बाद क्या है, रिजेक्ट एक अबेट हो गई, ठीक है, तो कोर्ट शैल फोर्थविथ कॉज अ कॉपी ऑफ द डिक्री, ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा डिक्री ले लो या ऑर्डर ले लो टू फॉरवर्ड द कलेक्टर को भेजेगा, ठीक है, हो मे विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी रिकवर द अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस स्पेसिफाइड देयरइन फ्रॉम द पर्सन और प्रॉपर्टी लाइबल फॉर द पेमेंट एज इफ इट वर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। लैंड रेवेन्यू वाली चीजें जहां पर भी आती है वहां क्या है, कलेक्टर को घसीट लिया जाता है, कलेक्टर के पास वो डिक्री या ऑर्डर भेजेंगे कि देखो 10 में क्या है स्टेट गवर्नमेंट देगा, इधर क्या है वो पर्सन देगा, इधर क्या है स्टेट गवर्नमेंट उस पर्सन से रिकवर कर लेगी, है ना, डिसीज पर्सन से, तो वो सब चीजें आती हैं इसके बीच में। अब देन आता है रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 है रिफ्यूजल टू अलाउ एप्लीकेंट टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन टू बार सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ लाइक नेचर, ठीक है, क्या है कि एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलाउ द एप्लीकेशन टू sue एन एज इंडिजेंट पर्सन शैल बी अ बार टू एनी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन। वो किसी और बाद में फिर तुम 4-5 एप्लीकेशन और नहीं डाल सकते, वो क्या है, वो बार होंगे, ऑफ द लाइक नेचर बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम राइट, क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम राइट टू sue, बट द एप्लीकेंट शैल बी एट लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन द ऑर्डिनरी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच राइट, ठीक है, एप्लीकेंट क्या होगा, लिबर्टी में हो टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन द ऑर्डिनरी मैनर, ठीक है, ऑर्डिनरी मैनर में वो सूट कर सकता है, प्रोवाइडेड, देखो इंडिजेंट पर्सन के मैनर में नहीं कर सकता बट ऑर्डिनरी मैनर में वो कर सकता है, फीस दे करके। ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द प्लेन शैल बी रिजेक्टेड इफ इट डज नॉट पे नहीं करेगा तो प्लेन रिजेक्ट हो जाएगी, ईडर एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट और विद इन सच टाइम देयर आफ्टर एट द कोर्ट में अलाउ, बाद में कभी भी, ठीक है। द कॉस्ट इफ एनी इनकर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड बाय द ऑपोजिट पार्टी इन द ऑपोजिंग हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन। इसका जो प्रोविजो है वो बस इतना बोलता है कि देखो अगर प्लेन जो है रिजेक्ट हो जाएगी उसके नहीं पेमेंट करने की वजह से, ठीक है, या तो इंस्टीट्यूशन के टाइम में हो या फिर उसके बाद वाले टाइम में हो, ठीक है, और कॉस्ट जो है वो इनकर करेगा स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑपोजिट पार्टी डिफेंडेंट वगैरह को भी देना पड़ता है ना, ठीक है, इन ऑपोजिंग हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन। ये क्या है, ये इसका प्रोविजो है, क्या है कि प्लेन जो है रिजेक्ट हो जाएगी अगर वो पे नहीं करेगा, बस इतना याद रखना है। देन इसके बाद आता है रूल 15A। रूल 15A क्या बोलता है, ग्रांट ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। इसमें क्या टाइम दिया जा रहा है कि अब देखो ऊपर क्या रिकवरी ऑफ अमाउंट, अब इसके बाद क्या रिफ्यूज कर दिया कि आगे तुम और कुछ नहीं कर सकते हो, फिर इसके बाद क्या रिकवरी ऑफ अमाउंट 14 में है, तो 15A में क्या है,
ग्रांट ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, टाइम दिया जा रहा है कि चलो अब तुम कोर्ट फी को पे कर दो, तो क्या नथिंग कंटेन्ड इन रूल 5, 7 और रूल 15 शैल प्रिवेंट अ कोर्ट वाइल रिजेक्टिंग एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, अंडर रूल 5 और रिफ्यूजिंग एन एप्लीकेशन अंडर रूल 7 फ्रॉम ग्रांटिंग टाइम टू द एप्लीकेंट टू पे द रिक्विजिट फी। ठीक है, अब क्या टाइम दिया जाएगा, ठीक है, विद इन सच टाइम एज में भी, अब जो वो टाइम है जो कौन फिक्स करेगा, कोर्ट फिक्स करेगा, ठीक है। और फिर क्या है, द सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजिट पर्सन वर प्रेजेंटेड। देखो टाइम तुम्हें भले ही पैसे देने का दिया जाएगा, पर ये माना जाएगा कि सूट जो है वो पहले इंस्टीट्यूट हो गया जब तुमने एप्लीकेशन दी थी। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अब इसमें क्या है, कॉस्ट है रूल 16 में। रूल 16, 17 और 18 जो है हमने नेक्स्ट पेज पे किया था। कॉस्ट है, किस चीज की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू sue एज एन इंडिजिट पर्सन एंड ऑफ एन इंक्वायरी इनटू इंडिजेंसी शैल बी कॉस्ट इन द सूट। ये सब क्या है, ये एक सूट की कॉस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद रूल 17 क्या है, डिफेंस बाय एन इंडिजेंट पर्सन। कौन डिफेंस करे, डिफेंस बाय एन इंडिजेंट पर्सन। एनी डिफेंडेंट हु डिजायर टू प्लीड अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम मे बी अलाउड टू सेट अप सच क्लेम। ठीक है, कोई भी डिफेंडेंट है जो डिजायर करता है कि प्लीड अ सेट ऑफ प्लीड करता है, काउंटर क्लेम करता है, वो क्या करेगा, अलाउड टू सेट अप सच क्लेम एज एन इंडिजिट पर्सन। अब देखो ये क्या है, ये सब्सिक्वेंट चीजें हैं। ठीक है, तो वो इंडिजिट पर्सन की तरह कर सकता है। एंड द रूल्स कंटेन्ड इन दिस ऑर्डर शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू हिम एज इफ ही वर अ प्लेंटिफ एंड हिज रिटन स्टेटमेंट वर अ प्लेंट। ठीक है, डिफेंस बाय एन इंडिजिट पर्सन में क्या होगा, एज अ डिफेंडेंट वो ये सब चीजें करता है। काउंटर क्लेम सेट ऑफ क्या है, ये एक तरह से क्या है, प्लेंट है उसके साइड से, है ना, तो वो भी क्या है, वो इंडिजिट पर्सन की तरह कर सकता है। और ये सारे रूल्स जो है वो उस पर अप्लाई करेंगे। ये डिफेंडेंट से रिलेटेड है, इतना याद रखना। कॉस्ट पे चीजें शायद खत्म हो जा रही है ना, प्लेंटिफ वाली चीजें रूल 16 पे खत्म हो जा रही है। ठीक है, 17 में क्या है, अलग चीज आ रही है, वो है डिफेंस। देन 18 में क्या है, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल सर्विसेज टू इंडिजिट पर्सन। क्या चीज प्रोवाइड करना, फ्री लीगल सर्विसेज। अब क्या, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मे मेक सच सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। सप्लीमेंट्री प्रोविजंस बना सकती हैं एज इट थिंग्स फिट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज टू दोज हु हैव बीन परमिटेड। क्या है, परमिटेड किए गए हैं सू करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। हाई कोर्ट क्या करेगा, प्रीवियस अप्रूवल लेकर के सप्लीमेंट्री प्रोविजंस बना देगा। ये वही चीज है, मेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज। हाई कोर्ट के पास भी पावर है, फिर इसके बाद सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। यही सब चीजें देखो यार, फ्री लीगल एड सर्विसेज बनाने के लिए 3 जगह पावर है, सेंट्रल, स्टेट, हाई कोर्ट। बस इतना याद रखना है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इसी के साथ हमारा जो है ऑर्डर नंबर 33 खत्म होता है। अब क्या है, अपील्स बाय इंडिजिट पर्सन है, वो ऑर्डर नंबर 44 में है, तो उसको भी जाकर के एक बार देख लीजिएगा। हालांकि पूरा ही देखना पड़ेगा अगर आपको जुडिशरी निकालना है तो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थैंक यू, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। एंड ऑल्सो प्लीज लिसन कि हाँ, इट विल हेल्प मी अ लॉट कि मैं आगे भी और वीडियोस जो है प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप इसे देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच गए हो एंड तक, तो प्लीज़ एक बार उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दो। थैंक यू।